Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my second lecture of class 12 biology, chapter 11 biotechnology principles and processes. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड क्लोनिंग के बारे में. आज के वीडियो का टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक कायरा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स वो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो अलग अलग स्पीशीज से आइसोलेट किए जाते हैं और फिर उनको इंसर्ट किया जाता है या इनकॉर्पोरेट किया जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जिससे कि नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस जो है वो प्रोड्यूस हो सके. जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था, कैसे फॉर्म होते, 3 बेसिक स्टेप्स पढ़े थे उसके. तो सिंपल सी बात है, इसमें भी अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स की बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स वो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो दो या दो से ज्यादा अलग स्पीशीज से आप ले रहे हो और फिर आप होस्ट ऑर्गेनिज्म में उन्हें इंसर्ट करा रहे हो, इनको इनकॉर्पोरेट करा रहे हो, जिससे कि नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस देखने को मिले, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस हो, जो कि साइंस के लिए, मेडिसिन के लिए, एग्रीकल्चर और इवन इंडस्ट्री के लिए काफी वैल्यूएबल साबित हो. रिकॉम्बिनेंट डीएनए पॉसिबल है क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अगर हम डीएनए मॉलिक्यूल्स देखें तो उनका केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है. मैंने आपको बताया था, डीएनए की बात करूं तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है इसका फुल फॉर्म, और उसमें बेसिकली 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होती है वो चेन्स होती हैं. ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए. तो अगर मैं बात करूं तो इसके कॉम्पोजिशन की, तो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजनस बेसिस है, प्यूरिन है, पैरामिडीन है, नाइट्रोजनस बेसिस है, आपका फॉस्फेट ग्रुप है, आपका शुगर है. ओके, तो केमिकल स्ट्रक्चर जो बेसिकली सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये बेसिकली डिफरेंट होता है. द सीक्वेंस इज डिफरेंट. जबकि सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है बिल्कुल, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन का जो ये सीक्वेंस है बेसिकली ये अलग होता है. बहुत से केसेस में ऑर्गेनिजम्स जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेन करते हैं उनमें नॉर्मल फिनोटाइप देखा जाता है. उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है. इसका मतलब ये है उनका अपीयरेंस, बिहेवियर और जो मेटाबॉलिज्म है वो बेसिकली अनचेंज होता है, उसमें कोई चेंज नहीं देखा जाता. तो ऑर्गेनिजम्स जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखा गया है उनमें ये पाया गया है कि उनके जो फिनोटाइप है, जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बिल्कुल नॉर्मल है. इसका मतलब ये है उनका अपीयरेंस, उनका जो दिखावट है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला. वो बेसिकली अनचेंज रहते हैं उनके फिनोटाइप्स. The cutting of DNA at specific locations became possible with the discovery of the so-called molecular scissors restriction enzymes. अब डीएनए को कट करने के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, ऐसा नहीं कहीं पे भी जाके मॉलिक्यूलर सिजर या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देगी डीएनए को. देयर शुड बी अ स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक साइट जहां पे डीएनए को जहां पे डीएनए की कटिंग होती है. तो वो किसकी मदद से होती है? वो होती है मॉलिक्यूलर सिजर्स, जिन्हें हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक बहुत बड़ी एक बेसिकली बिलोंग करती है एक बहुत बड़ी क्लास को, एंजाइम्स की क्लास को बिलोंग करती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियेजेस. तभी तो मैंने कहा था कि 2 टाइप के आते हैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एक है एंडोन्यूक्लियेजेस, एक है एक्सोन्यूक्लियेजेस. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, these are of 2 kinds, एक्सोन्यूक्लियेजेस एंड एंडोन्यूक्लियेजेस. एक्सोन्यूक्लियेजेस मतलब जब वो एंड पे कट कर रहे हैं, एंडोन्यूक्लियस मतलब जब वो विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल कट कर रहे हैं. तो एक्सोन्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं, हटाते हैं डीएनए के एंड्स पर से, जबकि एंडोन्यूक्लियस जो है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करते हैं डीएनए के अंदर जाके. द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए. अब जो डीएनए का जो कट पीस है, जो हमने काटा है मॉलिक्यूलर सिजर की हेल्प से, उसे हम प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द डीएनए लाइगेज एंजाइम. ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये वेक्टर की तरह काम करते हैं. वेक्टर की तरह मतलब ये ट्रांसफर में हेल्प करेंगे. जो डीएनए का जो पीस था, जो प्लाज्मिड के साथ अटैच था, वो पीस अब वो एक तरह से वेक्टर की तरह काम कर रहा है प्लाज्मिड. इसका मतलब वो अब उस डीएनए को ट्रांसफर, उस पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफरिंग में हेल्प करेगा.
यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है, तो उसमें आप देख सकते हो, सपोज कोई पर्सन है और उसमें एक डिजायर्ड प्रोटीन या हार्मोन नहीं फॉर्म हो रहा है, तो आर्टिफिशियली उस हार्मोन को हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस डिजायर्ड प्रोटीन को आर्टिफिशियली किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक प्रोसीजर दिखाया गया है। तो पहला है कि सेल्स को पेशेंट से रिमूव कर लिया गया, फिर लेबोरेटरी में इन विट्रो कंडीशन उस वायरस को ऑल्टर किया गया, उस वायरस को चेंज किया गया जिससे वो रिप्रोड्यूस ना कर सके। फिर क्या किया उन्होंने थर्ड स्टेप में कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल है एक डिजायर्ड प्रोटीन फॉर्म करने के या हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, उसे आइसोलेट किया गया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उस डीएनए में से कट किया गया होगा, आइसोलेट किया गया जीन को, आइसोलेट किया गया होगा उस जीन को, और फिर उसको इंसर्ट किया होगा वायरस में। फिर अ जीन इज इंसर्टेड इनटू द वायरस। फोर्थ स्टेप क्या है, अब ये जो ऑल्टर्ड वायरस है, ऑल्टर्ड इसलिए बिकॉज अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो ये जो ऑल्टर्ड वायरस है, ओके, इसे हम मिक्स करेंगे विद सेल्स फ्रॉम द पेशेंट। अब जो पेशेंट से जो सेल्स निकाले गए थे उसमें अब आप क्या मिक्स कर दोगे, इस ऑल्टर्ड वायरस को मिक्स कर दोगे पेशेंट के सेल्स के साथ। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या है, जो पेशेंट से जो सेल्स थे वो जेनेटिकली ऑल्टर्ड हो जाएंगे, मतलब उनका जो जेनेटिक मेकअप था वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जेनेटिकली वो ऑल्टर हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सिक्स्थ स्टेप में क्या है, जो ऑल्टर्ड सेल्स हैं, ऑब्वियसली बात है जब वो जेनेटिकली ऑल्टर्ड हो गए सेल्स, तो अब हम इन्हें ऑल्टर्ड सेल्स कह सकते हैं। तो ये जो ऑल्टर्ड, ये जो बदल गए सेल्स, मॉडिफाई हो गए, उन्हें अब हम पेशेंट में इंजेक्ट कर देंगे। एंड फाइनली ये जो जेनेटिकली ऑल्टर्ड सेल्स हैं वो डिजायर्ड प्रोटीन या हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये एक बेसिकली इन विट्रो कंडीशन है, लेबोरेटरी कंडीशन है। आर्टिफिशियली हम किसी हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं या आर्टिफिशियली हम कोई डिजायरेबल प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। We know that mosquito acts as an insect vector to transfer the malarial parasite into human body. जैसे प्लाज्मिड की हेल्प से हम किसी पीस ऑफ डीएनए, किसी जीन को ट्रांसफर कर रहे थे, ओके, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ऐसे ही मॉस्किटो जो है बिल्कुल एक तरह से इंसेक्ट वेक्टर की तरह काम करता है। मलेरियल डिजीज की अगर मैं बात करूं, मलेरिया, तो उसमें क्या होता है, मॉस्किटो एक तरह से इंसेक्ट वेक्टर की तरह काम करता है, जिससे वो क्या ट्रांसफर करता है, मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी के अंदर। ऐसे ही प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर की तरह यूज किया जाता है, जिससे हम फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सके होस्ट ऑर्गेनिज्म में। सो 1972 में आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म किया था स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर जीन की वजह से, तो उस जीन को अगर हम ट्रांसफर कर सके दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो वो भी रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर सकते हैं उस एंटीबायोटिक, बेसिकली वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकते हैं, वो भी रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब अगर मैं बताऊं तो एंटीबायोटिक तो आप समझते हो, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स को किल करने के काम आते हैं, अगेंस्ट बायोटिक लिविंग जो माइक्रोब्स है उनको किल करने के काम आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब जिसमें एंटीबायोटिक जो वो काम नहीं कर पाए, फेल हो जाए, ठीक है। तो सपोज अगर मैं कहूँ कोई बैक्टीरिया है और वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है किसके, एम्पिसिलिन के, तो जो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है वो उसको किल नहीं कर पाएगी उस बैक्टीरिया को। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। सो सबसे पहला स्टेप उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैल्मोनेला टाइफिमूरियम से प्लाज्मिड आइसोलेट किया, ठीक है। फिर उस प्लाज्मिड को उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट कराया। इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कट करेगा रेजिस्टेंस जीन को, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को उसने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। फिर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आइसोलेट की गई उसको ट्रांसफर किया गया बाय यूजिंग द वेक्टर्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था वेक्टर्स क्या होते हैं, वो ट्रांसफरिंग में हेल्प करते हैं। तो वेक्टर्स को यूज करके उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को किसमें इंट्रोड्यूस किया गया, होस्ट सेल में। यहाँ पे ई कोलाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ई कोलाई जो है बेसिकली होस्ट सेल है जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और वो जीन था किसका, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, वो था सैल्मोनेला टाइफिमूरियम का। अब यहाँ पे जो वेक्टर यूज किया गया जिससे वो ट्रांसफर कर सके इस जीन को, वो था PBR322। सो फाइनली डीएनए लाइगेज जो है
उसका क्या काम था? उसका था ज्वाइन करने का काम था, मतलब जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करें। अब जब ये डीएनए ट्रांसफर हुआ ई कोलाई में, जो कि एक बैक्टीरिया है या बैक्टीरियम है जो कि सैल्मोनेला से काफी क्लोजली रिलेटेड है, अब ये क्या कर सकता है? ये रेप्लिकेट कर सकता है। ओके, तो बेसिकली ये डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है नए होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके, और मल्टीपल कॉपीज फॉर्म कर सकता है। तो जो ये डीएनए ट्रांसफर हुआ ई कोलाई में, वो रेप्लिकेट कर सकता है। कैसे रेप्लिकेट करेगा? रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जरूरी है। तो जो नया होस्ट है इसका, जब पहले था सैल्मोनेला टाइफिमोरियम, अब जो होस्ट है वो है आपका ई कोलाई। तो ये जो नया होस्ट है ई कोलाई, उसके डीएनए पॉलीमरेज को यूज करके ये रेप्लिकेट करेगा, ये जो डीएनए ये रेप्लिकेट करेगा और मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करेगा। अब ये जो एबिलिटी है मल्टीपल कॉपीज इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की, जो ई कोलाई में, जो अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अब किसमें आ गया? अब ई कोलाई में आ गया है। ई कोलाई में आने के बाद इसकी अब एबिलिटी है, क्योंकि मल्टीपल कॉपीज फॉर्म कर रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की, इसको हम कहते हैं क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। इसका मतलब हम बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की मल्टीपल कॉपीज फॉर्म कर रहे हैं। सिंपल कह सकते हैं कि हम इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग कर रहे हैं, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज। किसमें? ई कोलाई। इस तरह से एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो फॉर्म हुआ था। तो यहां पे होती है हमारी वीडियो खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप आपको यहां तक वीडियो समझ में आई हो। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.